प्यारे दोस्तों, अगर आपको मेरी कहानियाँ पसंद आती है तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और लाइक और कमेंट भी किया करें ताकि मैं आपके लिए और अच्छी से अच्छी कहानियाँ अपलोड कर सकूं। आप लोग वीडियो देखते तो हैं लेकिन चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हैं। आपके लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट्स करने से मुझे बहुत हौसला मिलेगा। शुक्रिया। मैं पिछले 5 साल से एक स्कूल में टीचर थी और मेरा ख्याल यही था कि मैं नौकरी करते करते ही मर जाऊंगी, क्योंकि अपने माँ बाप की तरह मैं भी अपनी शादी की तरफ से मायूस हो गई थी। मेरी शादी हो भी कैसे सकती थी, मेरे पास सिर्फ नेचर ही था। न सूरत अच्छी, ना रंग और ना नाक नक्शा अच्छा था। सिर्फ शिक्षा और नेचर पर किसी लड़की की शादी हो जाना मुश्किल तरीन काम था। मेरी उम्र जब 25 साल हो गई तो माँ बाप ने हथियार डाल दिए। उनसे पहले ही मैं मायूस हो गई थी। मेरी छोटी बहन ने 1 महीने पहले ही अपने 5वें बच्चे को जन्म दिया था और वो हमारे घर ही में थी। मैं स्कूल से घर पहुंची तो मेरी बहन ने मुझे खबर दी कि दीदी, कुवैत से रमेश आया है। रमेश हमारे बहुत दूर का रिश्तेदार था और वो कुवैत में काम करता था। मेरी छोटी बहन ने बताया कि रमेश तुम्हारे बारे में पूछ रहा था। जब मुझे ये मालूम हुआ कि रमेश मेरे बारे में पूछ रहा था तो पता नहीं क्यों मेरे दिल की धड़कन तेज हो गई। मैं घर में एक नाकारा पुर्जे ही की तरह थी, इसलिए मेरी परवाह किसी को नहीं थी और ना कोई मुझे पूछता था। मैं धड़कते दिल के साथ ही कमरे में दाखिल हुई। रमेश मुझे देखकर खुश हो गया। मैंने उससे हालचाल पूछा, हमने थोड़ी बहुत बात की और फिर मैं उठकर वहां से आ गई। रात में खाना खाने के बाद मेरी माँ ने उससे पूछा, तुम कुवैत में क्या करते हो? उसने बताया कि मैं मिस्त्री हूँ। मैं मिस्त्री का काम करता हूँ, इसलिए मुझे तनख्वाह भी बहुत अच्छी मिलती है। हर महीने 6,000 घर भेज देता हूँ, बाद में अपने खर्चे से जो भी बच जाते हैं बैंक में रखवा देता हूँ। मैं सोच रहा हूँ कि जब तक बहनों का जहेज और उनकी शादी के लिए रकम न जमा हो जाए उस वक्त तक मैं कुवैत ही में रहूँ। माँ ने पूछा, तुम शादी नहीं करोगे? रमेश ने मेरी तरफ नजर भर के देखने के बाद कहा, मुझसे 2 साल छोटी जो बहन है, मैं पहले उसकी शादी करना चाहता हूँ, उसके बाद अपने बारे में सोचूंगा। रमेश को हमारे घर आए सिर्फ एक ही रात गुजरी थी। इतने कम वक्त में वो मुझसे फ्री नहीं हुआ था और फिर मेरे वहमो गुमान में भी नहीं था कि रमेश मेरे बारे में ऐसा सोचता है। एक तो मैं उससे उम्र में बड़ी थी, दूसरे मैं बस नाम की ही औरत थी, लंबी दुबली काली और मामूली सी शक्ल सूरत वाली। मुझ पर नौजवानी में किसी ने रमेश जैसी भरपूर नजर कभी नहीं डाली थी। उसकी नजरों का मतलब मैं समझ तो रही थी, लेकिन साथ ही ये ख्याल भी आ रहा था कि उन नजरों का मतलब कुछ और भी तो हो सकता है। मुझे समझ में नहीं आता था कि वो मुझे क्यों इतनी गौर से देखता रहता है। 3 दिन बाद जब मैं स्कूल जाने के लिए घर से निकल रही थी तो सेहन में उसने मुझे कहा, मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ, अगर तुम इजाजत दो तो मैं तुम्हारी माँ से बात करूँ। मैं हैरानी से उसकी बातें सुन रही थी। मेरे पास शायद शब्द ही नहीं रहे थे कि मैं बोल सकूं। बहुत देर की कोशिश के बाद सिर्फ मैं इतना कह सकी, जो कुछ तुम कह रहे हो उस पर दोबारा गौर कर लो। उसने कहा कि मैं गौर कर चुका हूँ और मेरा आखिरी फैसला यही है। अब तो मेरा दिल खुद स्कूल जाने पर आमादा नहीं था, इसलिए रमेश के करीब चंद लम्हे खामोशी से खड़ी रही और फिर पलटकर मकान के अंदर बढ़ गई। दूसरे दिन मैंने स्कूल से 1 हफ्ते की छुट्टी ले ली और उस हफ्ते मैंने रमेश को भगवान की तरफ से इनाम समझकर कबूल कर लिया। मेरे घर वालों को भी कोई एतराज नहीं था। रमेश ने खुद ही अपनी माँ के हवाले से बात की थी। उसने कहा था कि मेरी माँ ने ही मुझे यहाँ शांति से शादी करने के लिए भेजा है। मेरी माँ ने कहा, तुम्हारी माँ का ऐसा ख्याल था तो वो कम से कम मुझे खत तो लिखती ताकि मैं थोड़ी बहुत तैयारी कर लेती। लड़की को खाली हाथ कैसे विदा किया जा सकता है? उसका जेवर और जहेज तो मैंने अभी बनाया भी नहीं है। रमेश ने कहा, कैसी बातें करती हो मौसी, घर का मामला है और फिर मैं आपकी दुआ से बहुत कमाता हूँ, जेवर बन जाएगा। रहा जहेज का तो मैं सिर्फ शांति को अपने साथ ले जाऊंगा। शांति ही मेरा दहेज और जेवर है। रमेश की छुट्टी खत्म होने में 15 दिन बाकी थे तो एक शाम मैं रमेश की पत्नी बन गई। शादी बहुत सादगी से हुई थी और दूल्हा की तरफ से भी हमारे ही खानदान के लोग थे। पहली रात ही को रमेश ने मुझे बताया कि 15 दिन बाद वो मुझे छोड़कर कुवैत चला जाएगा, फिर 1 साल बाद मुझे यहाँ से रुखसत करके अपने घर ले जाएगा। मैंने रमेश से कहा, पहले तुम अपने साथ मुझे अपने घर ले जाओ, फिर मैं वहाँ रहूंगी और तुम कुवैत चले जाना। उसने कहा, ये बहुत मुश्किल है। पहली बात तो घर वालों को मालूम ही नहीं कि मैं यहाँ पहुँच गया हूँ, फिर मैं तुम्हें लेकर खाली हाथ कैसे जा सकता हूँ? 1 साल में बहुत कुछ कमा लूंगा, इसलिए 1 साल तो तुम्हें यहाँ रहकर मेरा इंतजार करना पड़ेगा। मैंने कहा, वो तो ठीक है, लेकिन शादी के बाद मायके में रहना अच्छी बात नहीं है। मैंने उसे समझाना चाहा, लेकिन वो नहीं माना।
शादी से पहले रमेश ने हम लोगों से कहा था कि मेरी माँ ने मुझे यहाँ शादी करने के लिए भेजा है, लेकिन अब वो कह रहा था कि मैंने तुम्हें पाने के लिए ये झूठ बोला था। अगर मैं ऐसा नहीं कहता तो तुम्हारी माँ तुम्हारी शादी मुझसे नहीं करती। रमेश का ख्याल ठीक था, उसकी माँ की मर्जी के बिना रमेश से मेरी शादी नहीं होती। लेकिन अब ये मसला खड़ा हो गया है कि अगर उसकी माँ ने मुझे कबूल नहीं किया तो। रमेश ने कहा, अगर मेरी माँ ने तुम्हें स्वीकार नहीं किया तो फिर सोचेंगे, वैसे वो तुम्हें स्वीकार कर लेंगी क्योंकि तुम उनकी दूर के रिश्ते की बहन की लड़की हो। अगर हम लोग यहाँ से सीधे अपने घर गए तो गड़बड़ हो जाएगी, और अगर मैं कुवैत से 1 साल बाद पहुँचूंगा और फिर मौका महल देखकर वहाँ से अपनी शादी की बात कहूंगा तो वो मान जाएंगी। मैंने कहा, मेरी माँ ने हमारी शादी के बारे में तुम्हारी माँ को खत लिख दिया है। ये सुनकर उसने कहा, तुम्हें मुझे ये बात बता देना चाहिए थी। मैंने कहा, अगर मुझे मालूम होता कि तुम अपनी माँ की मर्जी के खिलाफ शादी कर रहे हो तो फिर मैं बता देती। रमेश ने कहा, खैर अब बात खत्म करो, अब तो जो भी है भुगतना ही पड़ेगा। आने वाले खतरों के अंदेशों में इस रात को काली करना फजूल है। उस रात के बाद की 13 रातों को भी रमेश ने काली नहीं होने दिया। वो रात के हर लम्हे मुझे अपनी बाहों में लेकर प्यार करता और मैं उसका साथ देती रही। 13 रातें 13 पल की तरह गुजर गई। मुझे यूं लगा जैसे ये लंबी रातें मैंने सपने में गुजार दी हो। वो सुहाना सपना उस वक्त दम तोड़ गया जब रमेश कुवैत के लिए उड़ गया। रमेश ने जाते हुए मुझे बहुत तसल्ली दी थी। उसने अनगिनत बार कहा था कि वो 1 साल बाद आकर मुझे ले जाएगा, उसके बावजूद भी मुझे डर लग रहा था। रमेश के बगैर एक एक पल काटना कयामत से गुजरने के बराबर था। सारा सारा दिन मैं अपने कमरे में तन्हा पड़ी रहती, ना खाने का होश ना पीने का। फिर रमेश के जाने के 1 हफ्ते बाद उसकी माँ का खत आया तो मेरी हालत और खराब हो गई। उसकी माँ का ख्याल था कि हम लोगों ने रमेश को फांस लिया है, वो बच्चा है, उसे ऊंच नीच की तमीज नहीं है, वगैरह वगैरह। माँ ने जब उनके खत का जवाब देना चाहा तो मैंने मना कर दिया। मैंने कहा, रमेश ने झूठ बोला था कि उसकी माँ इस शादी से राजी है। जिंदगी के इतने बड़े मामले में उसने झूठ बोला है, पता नहीं आगे क्या हो। मेरी आंखों में आंसू देखकर माँ ने मुझे खुद से चिमटा लिया। भगवान सब ठीक कर देगा बेटी, फिक्र मत कर। इस तरह दिल बुरा करना और रोना बदशगुनी है। रमेश ने अपना पता बता दिया था। मैं हर हफ्ते एक खत रमेश को लिखती रही, लेकिन उसने मेरे किसी खत का जवाब नहीं दिया। उसका एक खत आया था कि वो खैरियत से कुवैत पहुंच गया है। अपने छठे खत में मैंने रमेश को खुशखबरी दी कि मैं तुम्हारे बच्चे की माँ बनने वाली हूँ। यही खुशखबरी मेरी माँ ने रमेश की माँ को भी दी थी। इस खत के जवाब में उसकी माँ ने लिखा था कि हम लोग होने वाले बच्चे को अपने फरेब की निशानी समझकर परवरिश करते रहे, और ये कि उनका लड़का हमारे घर कभी नहीं आएगा। मुझे रमेश के खत का बेचैनी से इंतजार था। ये इंतजार 2.5 महीने बाद खत्म हुआ और रमेश का खत बजाय कुवैत के इंडिया से ही आया था। उसे अपने बाप बनने के सिलसिले में खुशी हुई थी। उस खत में उसने अपनी नौकरी खत्म होने की भी खबर दी थी। रमेश के खत ने जहां मेरे दिल में उम्मीद की किरण लहरा दी थी, वहां ये वसवसा भी जिंदा कर दिया था कि अब रमेश कभी हमारे घर नहीं आएगा, उसकी माँ उसे आने ही नहीं देगी। लेकिन रमेश मेरे बच्चे की पैदाइश के 15 दिन पहले मेरे पास था। रमेश को अपने सामने देखकर मैं जैसे पागल हो गई। रमेश ने बताया कि उसकी माँ ने मुझे बहू की हैसियत से स्वीकार कर लिया है और उन्होंने खुद ही रमेश को यहाँ मुझे लेने के लिए भेजा था। मेरी हालत ऐसी नहीं थी कि मैं सफर कर सकूं। 15 से 16 दिन बाद भगवान ने मुझे माँ भी बना दिया और मेरा बच्चा मुझसे छीन भी लिया। मेरे पहले लड़के ने मुश्किल से 10-20 सांसें ही दुनिया में ली थी। अस्पताल से मेरी घर वापसी 9 दिन बाद हुई। अगर रमेश मेरे पास नहीं होता तो मालूम नहीं मेरी क्या हालत होती। अस्पताल से मेरी वापसी के कुछ दिन बाद ही रमेश मुझे लेकर मेरी ससुराल चला आया। मुझे उम्मीद थी कि रमेश के घर वाले मेरा स्वागत बहुत अच्छे से करेंगे, लेकिन मेरा ख्याल गलत निकला। मेरे आने से किसी को भी खुशी नहीं हुई थी। पूरे घर पर गरीबी और जहालत के साए मंडला रहे थे। रमेश ने तो कबूल कर लिया था कि उसने स्कूल की शक्ल भी नहीं देखी और वो राज मजदूर की हैसियत से भर्ती होकर कुवैत गया था। यहाँ आने के बाद मुझे पता चला कि मेरी सास के 5 बच्चों में से किसी ने भी स्कूल की शक्ल नहीं देखी थी। 2 लड़के कालीन का काम करते थे और रमेश एक कबाड़िए की दुकान पर काम करता था और उसकी बहनें और माँ कागज की थैलियां बनाती थी। मेरे ससुर किसी मिल में मामूली मुलाजिम थे। घर का माहौल तू तड़ाक और गालम गलोच से बिगड़ा हुआ था। उस माहौल में मुझे अपना गुजारा मुश्किल ही नजर आया। पूरे घर को बदलना मेरे बस की बात नहीं थी। मैंने बहुत गौर करने के बाद सिर्फ रमेश को बदलने का फैसला किया। फिर जब मेरी सास ने रमेश को मशवरा दिया कि वो मुझे कहीं और रखे तो जैसे उन्होंने मेरे दिल की बात कह दी। रमेश घर से निकलने पर तैयार नहीं था। मैंने उसे तैयार किया।
उस मोहल्ले में रमेश ने एक कमरे का मकान किराए पर लिया। दूसरे मकान में शिफ्ट होने के बाद मैंने रमेश से कहा कि मैं किसी स्कूल में नौकरी कर लेती हूँ, इस तरह आमदनी में इजाफा हो जाएगा। मेरे पड़ोस कि एक औरत किसी स्कूल में टीचर थी, मैंने उससे बात की और उसकी कोशिश ही से मुझे स्कूल में नौकरी मिल गई। चंद बर्तन और चंद कपड़ों के जोड़ों के सिवा गृहस्थी की कोई चीज भी हमारे पास नहीं थी। जब मैं खुद मुलाजिम हो गई तो मैंने रमेश पर भी जोर दिया कि वो भी किसी मिल या कारखाने में मुलाजमत कर ले ताकि आमदनी और खर्च का एक बजट बन जाए और हम अपनी चादर के हिसाब से पैर फैला सके। रमेश मुझसे वादा तो करता रहा लेकिन उसने नौकरी की कोशिश नहीं की। वो रोज कितने कमाता था उसका पता मुझे नहीं था। बस शाम में किसी दिन 30 और किसी दिन 50 रुपए मेरे हाथ पर लाकर रख देता था। ये आमदनी बहुत कम थी। 30-50 रुपए रोज कमाकर तो हम लोग किराए के मकान में नहीं रह सकेंगे। एक दिन रमेश ने मुझसे कहा, हमारे दूसरे बच्चे की पैदाइश के दिन करीब आ रहे हैं, ऐसे में तुम्हें माँ की जरूरत पड़ेगी, इसलिए हम माँ के घर शिफ्ट हो जाएंगे। रमेश की बात सही थी। जचगी के वक्त किसी समझदार औरत का मेरे साथ होना बहुत जरूरी था। यही सोचकर मैं खामोश रही। उसके बाद हम वापस मेरी सास के घर में आ गए। दोबारा अपनी सास के घर जाने के बाद ही मुझे मालूम हुआ कि रमेश नशे का आदी है। उस दौरान मुझे कभी कभी एहसास तो होता था कि रमेश कोई नशा करता है, लेकिन कभी मैंने मालूम करने की कोशिश नहीं की थी। एक दिन मेरी सास अपनी पड़ोसन से मेरी बुराइयां करते हुए कह रही थी, अरे बहन क्या बताऊं, जो चुड़ैल मेरे घर आई है उसने मेरी बर्बादी में कोई कसर नहीं छोड़ी। रमेश बर्बाद हो गया है। पहले कभी कभी शौकिया वो गांजा पी लिया करता था, लेकिन जब से उस चुड़ैल को लेकर आया है उस दिन से उसने चरस को मुंह लगा लिया है। अब उसके पास पैसे बचते ही नहीं, वो घर में खाक देगा। अब वो चुड़ैल बच्चा जनने के लिए बैठी है। तुम्हें तो पता है जचगी में कितना खर्च होता है। रमेश का बाप भी बेकार है, घर का खर्चा दोनों लड़के चला रहे हैं। मेरी समझ में तो नहीं आता, मैं क्या करूं? सरकारी अस्पताल में नाम तो लिखवा ही दिया है। पड़ोसन ने कहा, बस तो फिर फेंक दो वहीं ले जाकर। मेरा दूसरा बच्चा सरकारी अस्पताल ही में हुआ। मेरी सास ने पड़ोसन के कहने पर ही अमल किया था। रमेश ने इकरार कर लिया था कि वो 50-60 का काम कर लेता है और 30-40 रुपए उसके नशे पानी पर खर्च होते हैं। मैंने उसे प्यार से बहुत समझाया कि वो चरस का नशा छोड़ दे। वो वादा तो करता था लेकिन उस पर अमल करना शायद उसके बस की बात नहीं थी। जब मैं अस्पताल से घर पहुंची तो मैंने अपने ससुर से बात की। उनके दिल में मेरे लिए थोड़ी बहुत हमदर्दी थी। उन्होंने मेरे कहने पर रमेश को अस्पताल में दाखिल करा दिया। रमेश वहां से तीसरे दिन ही किसी न किसी तरह भाग आया। उसके अस्पताल से भाग आने की खबर मुझे कई दिन बाद मिली। वो अस्पताल से सीधे कबाड़िए के पास पहुंचा था और फिर वो दिन भर काम करता, चरस पीता और रात को किसी मुनासिब जगह सो जाता। एक रात मेरे ससुर ही उसे कहीं से उठा लाए थे। रमेश की इस हालत ने मुझे जिंदगी ही से मायूस कर दिया। अगर मेरा बेटा मेरी गोद में नहीं होता तो मैं अपनी जान दे देती। इस दौरान मेरी सास को किसी ने मशवरा दिया कि वो हमें घर से भगा दे। रमेश के सर पर पत्नी बच्चे का खर्च पड़ेगा तो वो थोड़ा बहुत सही हो जाएगा। एक सुबह मेरी सास ने वही किया। मेरे देवरों ने मेरा सामान उठाकर उस मकान में पहुंचा दिया जिसमें हम लोग पहले किराए पर रहते थे। जब मेरा सामान पहुंच गया तो सास ने मुझे भी मकान से निकल जाने का हुक्म दिया। रमेश उस वक्त घर पर नहीं था। मैंने कहा, मैं रमेश के आए बगैर घर से नहीं जाऊंगी। मेरी सास ने कहा, वो उस घर में बैठा तेरा इंतजार कर रहा है। वो रात से उसी घर में है। कल ही मैंने तेरे लिए वो मकान किराए पर ले लिया है। रमेश वाकई मुझे उसी मकान में मिला। मैंने उसे कई दिनों बाद देखा था। उसकी हालत ज्यादा ठीक नहीं थी। उस दौरान में मेरी नौकरी भी खत्म हो गई थी। मेरे पास सोने की 2 चीज थी, वो मुश्किल से 1.25 तोले की होगी। उन्हें बेचकर ही चंद दिन गुजर बसर हो सकती थी। मैंने उस औरत से बात की जिसने मुझे नौकरी दिलाई थी। वो मेरे साथ चलकर मेरी अंगूठी और बुंदे बेचने पर तैयार हो गई। मैंने रमेश से कहा, मैं ये दोनों चीज बेच देती हूँ ताकि घर भी चले और तुम्हारी दवा भी आए। बुखार में तो तुम कुछ भी नहीं कर सकोगे। रमेश को क्या एतराज हो सकता था। जब मैं रकम लेकर आई तो उसने कहा कि इसमें से तुम 200 रुपए मुझे दे दो तो मैं ठेला लगा लूंगा, 50 रुपए रोज आते रहेंगे। मैंने उसे कारोबार करने के लिए बजाय 200 के 500 दे दिए और ठेला भी खरीद दिया। रमेश फेरी करने लगा। 1 महीने बाद ही मैंने रमेश को किसी और मोहल्ले में चलकर रहने का मशवरा दिया। मैं असल में ससुराल से दूर रहना चाहती थी, इतनी दूर कि अपनी सास की कोई बात भी मेरे कानों तक न पहुँचे। वो मोहल्ले की औरतों के सामने जो कुछ कहती थी वो मुझ तक पहुँच जाता था। फिर रमेश भी रोज शाम में घर जाता तो रात गए ही वापस आता था।
चरस उसे रोज बरोज खाती जा रही थी। मुझे उसकी फिक्र भी बहुत थी। मेरे सामने वो कुछ नहीं पीता था, लेकिन अपने घर में उसे कोई रोकने वाला नहीं था, इसलिए वो रात में जब भी आता उसकी हालत ज्यादा ही खराब होती। मैंने सोचा था कि जब वो फेरी से आएगा तो उसे घर से निकलने ही नहीं दूंगी। मुन्ने को उसके हवाले करके खुद घर के काम काज में लग जाया करूंगी। मैं ये भी सोच रही थी कि किसी ऐसे अस्पताल में उसका इलाज हो जहां मैं भी रह सकूं। मेरे कहने से रमेश ने दूसरे मोहल्ले में मकान तलाश कर लिया और हम लोग वहां शिफ्ट हो गए। जिस मोहल्ले में हम लोग गए थे वो मेरी सास के मोहल्ले से दूर था। मैं मुतमईन थी, लेकिन मेरा ये इत्मीनान दूसरे महीने ही फिक्र में बदल गया। उस मोहल्ले में आने के बाद रमेश ने जुआ खेलना भी शुरू कर दिया था। ये बात मुझे उस दिन मालूम हुई जिस रात वो ज्यादा नशे में था और उसकी जेब में तकरीबन 600 रुपए भी थे। उसके 3-4 दिन बाद ही उसने न सिर्फ फेरी की रकम दाव पर लगा दी थी, बल्कि ठेला भी गिरवी रख दिया था। इस नई सिचुएशन ने मुझे और फिक्रमंद कर दिया। बच्चे की मौजूदगी में मैं कहीं नौकरी करने के काबिल भी नहीं थी। फिर इस मोहल्ले में किसी को भी मैंने ये नहीं बताया था कि मैं पढ़ी लिखी हूँ। जब तक रमेश का ठेला गिरवी रहा वो अपने ही ठेले का किराया अदा करता रहा, और फिर एक दिन उसने ठेला बेच दिया। जिसने गिरवी रखा था उसी ने थोड़े और पैसे देकर ठेला रख लिया, और वो पैसे भी रमेश जुए में हार गया। बहुत जल्द रमेश की ताकत जवाब दे गई और फाकों ने हमारा घर देख लिया। रमेश बड़ी मुश्किल से अपने नशे पानी के पैसे पैदा कर लेता था। उसके बाद ही मैंने रमेश को बुरा भला कहना शुरू किया और वो मुझे गालियां बकने लगा। मैं कब तक फाके कर सकती थी। किराए का मकान था, मालिक मकान 1 तारीख को किराया मांगने आ जाता था। इस सिचुएशन ने मुझे मजबूर कर दिया कि मैं घर को स्कूल बना लूं। एक रोज मैं अपने बच्चे को गोद में उठाए घर से निकल गई और मैंने 20 से 25 घरों में खबर दी कि मैं उनके बच्चों को पढ़ा सकती हूँ। कई घर वाले न सिर्फ अपने बच्चों को भेजने पर तैयार हुए, बल्कि मेरी हालत देखकर उन्होंने 1 महीने की फीस भी एडवांस अदा कर दी। 1 महीने के अंदर ही अंदर मेरे घर पढ़ने के लिए अलग अलग वक्तों में 20-30 बच्चे आने लगे। अपनी आमदनी में से मैंने फैसला किया था कि रमेश को 1 पाई भी नहीं दूंगी। शायद मुझसे ये दूसरी गलती हुई थी जिसका खमियाजा मैंने बहुत बुरा भुगता और भुगत रही हूँ। रमेश ने मुझसे कई बार 20-25 रुपए मांगे और मैंने उसे टाल दिया। मैं कहती कि पैसे नहीं है, रोटी खानी है तो खा लो। वो काम पर भी कम ही जाता था और कमजोर भी बहुत हो गया था। नशे की तलब ने उसे चोरी करने पर भी आमादा कर दिया। वो घर की चीज उठाकर बेचने लगा। खाने पकाने के बर्तन, मेरी साड़ियाँ और कपड़े जो भी उसके हाथ लगता वो बेच डालता। आमतौर पर वो सुबह घर से निकल जाता और फिर रात गए घर में दाखिल होता था। एक रात वो जख्मी हालत में घर आया। उसके घुटने और माथे पर जख्म थे। मैं उसकी तरफ गौर से देख रही थी। मुझे उस पर गुस्सा भी आ रहा था और रहम भी। और मैं भगवान से प्रार्थना कर रही थी कि भगवान मेरे सुहाग को सलामत रखना। अगर उसे कुछ हो गया तो मैं कहाँ जाऊंगी। यहाँ तो मेरे अपने भी गैर हो गए हैं। मेरे पूछने पर उसने बताया कि वो सूखे नाले में गिर गया था। मैंने कहा, जब तुम कुछ करते ही नहीं हो तो घर से निकलते ही क्यों हो। रमेश ने कहा, मैं घर से नहीं निकलूंगा अगर तू मुझे 20-25 रुपए दे दिया कर। बोल देगी, मैं सब जानता हूँ तेरे पास पैसे होते हैं, मगर तू मुझे नहीं देती। मैंने कहा, ये तुम्हारी गलत फहमी है, मैं कहाँ से दूंगी, घर का खर्च मुश्किल से चलता है। 2 दिन हो गए, मुन्ना की तबीयत अच्छी नहीं है। आज मैं उसे बड़ी मुश्किल से अस्पताल ले गई थी। थोड़ी देर बाद ही वो लड़ झगड़ कर सो गया। उसने 2-2.5 महीने से नहाया नहीं था, इसलिए उसके कपड़ों और बदन से अजीब सी बदबू आ रही थी। उसे देखते हुए मैं सोच रही थी काश उससे मेरी शादी नहीं होती तो कितना अच्छा था। उस रात मैं देर तक सो नहीं सकी। दूसरी सुबह वो घर से बाहर निकल गया। जब वो जा रहा था तो मेरी आँख खुल गई थी, लेकिन मैंने उसे रोका नहीं। अगर रोकने की कोशिश करती तो वो नशे के लिए पैसे मांगता और मेरे पास 10 रुपए भी नहीं थे। महीने के आखिरी दिन थे और मैंने बच्चों के माँ बाप से जो कुछ वसूल किया था वो सब बराबर हो गया था। घर में इतना राशन तो था कि 2-4 दिन गुजर जाएंगे, लेकिन नकद मेरे पास कुछ भी नहीं था। उस दिन शाम में ही रमेश घर में दाखिल हुआ और मुस्कुराते हुए कहने लगा, तुम मेरा इलाज कराने की कई बार बात कर चुकी हो। मैंने कहा, मैं चाहती हूँ कि तुम ठीक हो जाओ, लेकिन मैं अकेले तुमको किसी अस्पताल में छोड़ना नहीं चाहती। रमेश ने कहा, उसका बंदोबस्त हो गया। मैं खुद भी अस्पताल में अकेला नहीं रहना चाहता और अब मुझे अपनी हालत से खुद भी नफरत होने लगी है। मैंने हैरत से रमेश की तरफ देखा। कल तक तो इलाज के नाम ही से बिदक जाता था और आज अपने इलाज की बात कर रहा है। रमेश ने मेरी आंखों में झांकते हुए कहा, अब सोचने का वक्त नहीं, चलो मेरे साथ। इस वक्त अस्पताल में मेरा दाखिला हो जाएगा। मैं देख आया हूँ अस्पताल,
वहाँ मेरे एक दोस्त का इलाज भी हुआ है। इलाज के दौरान उसकी माँ अस्पताल में साथ रही थी। मैंने तुम्हारी बात भी कर ली है। डॉक्टर कह रहा था कि मैं बहुत जल्द नशे की लत से निजात हासिल कर लूंगा। टैक्सी में चलेंगे, ज्यादा दूर नहीं है, किराए की फिक्र मत करो, मेरे पास है। रमेश ने कहते हुए मुझे 100 रुपए के कई नोट दिखाए। मैंने पूछा तो उसने बताया उसी दोस्त ने उधार दिए हैं जिसका इलाज हो गया है। वो कह रहा था कि बाद में नौकरी करके वापस कर देना। उसका कहना भी यही है कि मैं बहुत जल्द ठीक हो जाऊंगा, बस 2 हफ्तों में। उसने ये रकम खर्च के लिए दी है। मैंने कहा अब तो रात हो रही है, सुबह चलेंगे, लेकिन रमेश नहीं माना और कहा कि सुबह बड़ा डॉक्टर नहीं मिलेगा, तुम मुन्ने को रहमत खाला के वहाँ छोड़ दो और मेरे साथ चलो। मैंने थोड़ी देर गौर किया और फिर मुन्ने को रहमत बी के पास छोड़ आई। मैंने उससे यही कहा था कि मैं अपने पति के साथ जा रही हूँ। रहमत बी से मुन्ना हिला हुआ भी था। दिन में 2-3 घंटे वो उन्हीं के पास रहता था। बेचारी की औलाद तो कोई नहीं थी। भगवान ने 2 बच्चे दिए थे और दोनों ही वापस भी ले लिए थे और फिर वो बेवा हो गई थी। माँ बाप ने कई बार चाहा कि उसका किसी दूसरे आदमी से निकाह हो जाए, लेकिन रहमत बी ने साफ मना कर दिया। उसके पति ने उसके नाम पर कुछ रकम जमा की थी। उसका मुनाफा हर 3 महीने बाद रहमत बी को मिलता था। बच्चे को रहमत बी के पास छोड़कर मैंने तैयारी की और फिर रमेश के साथ घर से बाहर निकल गई। थोड़ी देर बाद ही हम लोग टैक्सी में सफर कर रहे थे। तकरीबन आधे घंटे बाद रमेश ने टैक्सी को एक मकान के सामने रुकने का इशारा किया। टैक्सी के जाने के बाद हम उस मकान के गेट की तरफ बढ़े। गेट पर खड़े हुए शख्स के करीब पहुंचकर रमेश ने किसी दिलावर साहब का नाम लिया। उस आदमी ने गेट खोल दिया और हमें अंदर जाने का इशारा किया। ये सिचुएशन खासी मशकूक थी, लेकिन मैंने सोचा हो सकता है चरस पीने वालों के लिए इसी तरह के अस्पताल होते होंगे। मकान में दाखिल होने के बाद मेरे शक ने हकीकत का रूप धार लिया। रमेश मुझे लेकर जिस कमरे में आया वहाँ 3 आदमी पहले से बैठे हुए थे और तीनों के चेहरे से खबासत टपक रही थी। उन तीनों में से एक ने कहा, तुमने खासी देर लगा दी, मैं तो मायूस हो गया था। रमेश ने कहा, थोड़ी सी देर हो गई साहब, लेकिन मैं आ गया, बस अपनी चीज वसूल करो और बाकी रकम मुझे दे दो। उसमें से एक आदमी ने मेरी तरफ गौर से देखते हुए कहा, जो तस्वीर तुमने दिखाई थी चीज वैसी तो नहीं है। मैंने तेज आवाज में पूछा, ये सब क्या हो रहा है रमेश ने मुझे चुप करा दिया और कहा, जो कुछ हो रहा है वो तुम्हारे हक में अच्छा है। उस आदमी ने कहा, अब तुम्हें 1000 से ज्यादा नहीं मिलेंगे। रमेश उस आदमी की खुशामद करने लगा, लेकिन दिलावर साहब आपने तो 2500 का वादा किया था। दिलावर ने कहा, ठीक है, मैंने 2500 का वादा किया था, लेकिन ये 1500 से ज्यादा का माल नहीं है और ये मत सोचना कि तुम इसे वापस ले जा सकोगे। रमेश ने बहुत खुशामद की, लेकिन दिलावर ने 1000 रुपए से ज्यादा उसे नहीं दिया। वो लोग तो लेन देन की बातचीत में लगे हुए थे और मैं भागने का रास्ता ढूंढ रही थी, लेकिन मुझे कोई रास्ता ही नजर नहीं आ रहा था। थोड़ी देर बाद ही रमेश मुझे उन लोगों के हवाले करके चला गया। जब वो जा रहा था तो दिलावर ने कहा था, तुम आज रात ही थाने में इसके फरार की रिपोर्ट लिखवा देना और दोबारा इस घर की तरफ मत आना, वरना कहीं के नहीं रहोगे। तुम हमें जानते हो हम क्या चीज है। मैं समझ गई कि रमेश ने मुझे उन लोगों के हाथों बेच दिया है। रमेश के जाने के बाद मैं बहुत चीखी चिल्लाई, हाथ पैर मारे, लेकिन उन लोगों से मैं खुद को नहीं बचा सकी। सारी रात वो लोग मेरा जिस्म नोचते रहे। फिर सुबह मुझे उस घर से दूसरे घर में शिफ्ट कर दिया गया। उस घर में 2 हफ्ते तक कई लोगों से मेरी मुलाकात हुई और फिर मेरा एक खरीदार पैदा हो गया। वो मुझे अपने घर ले गया। उस शख्स की उम्र 60 और 55 के बीच थी। उसने मुझे अपना नाम रामू बताया। रामू ने मुझे बताया कि उसने मुझे खरीद लिया है। मैं उससे कहना चाहती थी कि मैं शादीशुदा हूँ, लेकिन मेरे कहने से पहले ही उसने कहा, मैं जानता हूँ तुम शादीशुदा होगी, लेकिन जिन हाथों से तुम मुझ तक पहुंची हो वो किसी को शादीशुदा रहने नहीं देते। तुम्हारे साथ जो कुछ भी हुआ मैं तुमसे नहीं पूछूंगा, बस तुम मेरे घर को अपना घर समझो और खामोशी से इज्जत की जिंदगी गुजारो। मेरे पास तुम्हारे खाने पीने और पहनने की तंगी नहीं होगी। पहले ही दिन मुझे मालूम हो गया कि मैं जिस इलाके में हूँ वो बहुत दूर दराज का इलाका है। मैं जिस घर में थी उसके एक हिस्से में रामू की दुकान थी। इस तरह सारा दिन और सारी रात मैं रामू की नजर में रहती थी। फिर जो कुछ मेरे साथ हुआ था उसके बाद मैं यहाँ से भाग कर कहाँ जाती। रमेश ने जो मेरे साथ किया था उसके बाद उसके पास जाने का सवाल ही पैदा नहीं होता था। मुन्ने की याद अक्सर मुझे भागने पर मजबूर करती, लेकिन फिर ये सोचकर दिल संभालती कि रहमत भी उसे कभी रमेश के हवाले नहीं करेगी। अगर वो उसे जबरदस्ती ले भी गया तो कहाँ ले जाएगा, अपनी माँ के घर। मेरी सास कभी मुन्ने को नहीं रखेगी, ये बात तो रमेश भी जानता था। मेरा अंदाजा है
कि 6-7 महीने मैंने रामू की सेवा की और फिर एक रात मैंने रामू के घर से फरार होने की कोशिश की। लेकिन रामू ने मुझे ऐन वक्त पर पकड़ लिया और फिर उसने न सिर्फ मुझे मारा पीटा बल्कि धमकी भी दी कि अगर मैंने दोबारा भागने की कोशिश की तो वो मुझे जलाकर मार डालेगा। मुझ पर उसकी धमकी का कोई असर नहीं हुआ इसलिए कि मैं जिंदा ही कहाँ थी कि जो वो मुझे मार देता। लेकिन मैंने कई महीने तक ये सोचकर भागने की कोशिश नहीं की कि उसके घर से निकलकर कहाँ जाऊंगी। कौन था मेरा जिसके घर जाती? दरबदर की ठोकरें खाने से तो बेहतर है खामोशी से रामू के घर पड़ा रहा जाए। मैं सोच तो यही रही थी लेकिन हालात मेरी सोच के खिलाफ थे। अपने फरार की कोशिश के 2 हफ्ते बाद ही रामू ने मेरा सौदा कर दिया। जिस आदमी ने मुझे खरीदा था वो चेहरे और लिबास से भिखारी ही लग रहा था। उस भिखारी ने मुझे खा जाने वाली नजरों से देखते हुए कहा, सुन औरत, रामू ने तुझे मेरे हवाले किया है। मैं इज्जत बेचने या इज्जत लेने का काम नहीं करता। वैसे भी तू इस काबिल नहीं कि तेरी तरफ कोई बुरी नियत से देखे। मैंने तुझे दूसरे काम के लिए खरीदा है ये मैं बाद में बताऊंगा, पर चालाकी दिखाने और भागने की कोशिश मत करना। इज्जत से मेरे साथ जिंदगी गुजार ले। उस आदमी का नाम मेरू था और वो 4 भिखारी औरतों का पहले ही से मालिक था। उन 4 औरतों और मेरू ने तकरीबन 1 महीने तक मेरी ट्रेनिंग की। उस दौरान में मुझे उन औरतों से मालूम हुआ कि मेरू जबान का धनी है और औरतों की इज्जत करना जानता है। किसी औरत को बुरी नियत से नहीं देखता, ये उसके उसूल के खिलाफ है। मेरू ने ठीक ही कहा था कि वो औरतों की इज्जत बेचने का धंधा नहीं करता। एक दिन उसने कहा, अपनी इज्जत बचाना और इज्जत से रहना चाहती है तो इन औरतों की तरह हो जा। मेरू ने उन औरतों से मेरा परिचय कराने के बाद कहा, ये औरतें तुझे बताएंगी कि मैं क्या करता हूँ। मेरा धंधा दूसरों से अलग है। मैं पहले तो औरत को इस काबिल ही नहीं रहने देता कि कोई उस पर बुरी निगाह डाले। तू पहले ही से ऐसी है कि तुझ पर मुझे ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। मेरू को वाकई मुझ पर ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ी। मेरे चेहरे को बिगाड़ने और मुझे लंगड़ी बनाने में ज्यादा दिन नहीं लगे। उसने मेरी आवाज भी बदल दी। मेरी आवाज बहुत बारीक और खरखरी हो गई थी। मेरे पाँव पर अच्छी खासी सूजन आ गई थी। उस सूजन से मुझे तकलीफ तो नहीं होती थी लेकिन चलने में दिक्कत होती थी और उसकी वजह से मैं लंगड़ा कर चलने पर मजबूर थी। ये जो कुछ मैंने तेरे साथ किया है उसे तू अपनी सुरक्षा का बंदोबस्त समझ। मेरू ने एक दिन गंभीरता से कहा, अब तू चंद दिन गुलजारी के साथ जाएगी और जब मुझे ये लगेगा कि तू अब चल निकली है तो फिर अकेली धंधा करना। ये बात तो मुझे पहले ही समझ आ गई थी कि मेरू भिखारी है और मुझसे भी यही काम लेगा। गुलजारी जिसके साथ मुझे जाना था मेरू ही के कबीले की औरत थी। वो मेरू के साथ कई साल से थी। उसे भी मेरू ने गुलजारी के बाप से खरीदा था। वो बहुत बदजबान, भद्दी और बेढंगी थी। वो बात करती तो ऐसे लगता जैसे लठ मार रही हो। उसके साथ दिन भर सड़कों पर लोगों को पकड़ पकड़ कर उन्हें भीख देने पर मजबूर करना मेरे लिए जिल्लत वाला काम था, लेकिन मजबूरी थी। गुलजारी दोनों हाथ जोड़ती, जोर जोर से पेट पर हाथ मारती और लर्जती आवाज में बार बार, ए बाबू खैरात दे दे, बड़ी भूख लगी है, कहती रहती। कभी सामने वाले का हाथ पकड़ती और कभी उसके पैरों में बैठ जाती और दोनों पैर पकड़ लेती। लोग उसे धुतकारते, उल्टी सीधी बातें सुनाते। अक्सर लोग तो गालियां भी बकते, लेकिन गुलजारी अपने शिकार का उस वक्त तक पीछा नहीं छोड़ती जब तक वो कुछ दे नहीं देता। मैं दिन भर गुलजारी को यही करते देखती रही। ये मेरा पहला दिन था और मेरू की हिदायत थी कि गुलजारी की एक एक हरकत को सीखने की कोशिश करूं। पहले ही दिन मुझे यूं महसूस हुआ जैसे ये काम मैं जिंदगी हार कर भी नहीं कर सकूंगी। शाम को जब हमारी डेरे पर वापसी हुई तो सबसे पहला सवाल मेरू ने यही किया, क्यों रे, मजा आया कि नहीं? बस सब कुछ जल्दी सीख ले तो इज्जत से रहेगी, वरना मैं तुझे खैरू के हवाले कर दूंगा। वो बड़ा जालिम है। हाथ पांव तोड़कर हाथ गाड़ी पर बिठा देता है और औरतों की तो वो जालिम का बच्चा जबान भी चाकू से उड़ा देता है। उसका कहना है कि गूंगी औरत पर लोग जल्दी तरस खाते हैं। मेरू अपने किसी भाई बंधु के बारे में बता रहा था और मैं अंदर ही अंदर लरज रही थी और मेरा जहन तेजी से काम कर रहा था। इस तरह के जीने से तो बेहतर है कि मैं खुदकुशी कर लूं। मैंने सोचा किसी भी बस या ट्रक के आगे छलांग लगा देना मेरे लिए मुश्किल नहीं है। मुझे ट्रक या बस के आगे छलांग लगाने से गुलजारी तो नहीं रोक सकती थी। मैं रात गए तक खुदकुशी के बारे में गौर करती रही। सुबह फिर गुलजारी के साथ ही डेरे से निकली थी। आज तू भी अपना हाथ पैर हिलाना और मुंह से भी कुछ बकना, बगैर कुछ कहे और बोले तू जिंदगी भर कुछ नहीं सीख सकेगी। गुलजारी ने डेरे से बाहर आते ही कहा, जब तू बोलेगी तो बंदा तेरी तरफ फौरन देखेगा। मेरू ने तेरी आवाज में जादू भर दिया है।
मैं तेरे जैसी आवाज ही से 1 साल तक लोगों की जेब खाली करती रही हूँ, लेकिन साला रात भर हलक में दर्द होता था, इसलिए मैंने दोबारा मेरू से तेरी जैसी आवाज बनाने के लिए नहीं कहा, वरना वो फौरन ही बना देता। बस स्टॉप तक गुलजारी बोलती और मैं खामोशी से सुनती रही। गुलजारी ने बस में सवार होने के बाद अपनी जबान को ब्रेक लगाया था। बस से वो बिना टिकट लिए ही एक भरी सड़क के बस स्टॉप पर उतर गई और उतरते ही उसने एक आदमी का बाजू थाम लिया। जब उसने मुड़कर देखा तो वो दोनों हाथ जोड़कर उसके आगे खड़ी हो गई और दोनों हाथों से अपना पेट बजाकर कहा, भूख लगी है, तेरे बच्चे सलामत, तेरी पत्नी खुश रहे, तुझे कामयाबी मिले। उस आदमी ने कहा, चल हट सामने से, पता नहीं कहाँ से शहर में आ जाती है। ऐ बाबू, बहुत जोर की भूख लगी है, देख इसे देख, मेरी बहन को, बहुत बीमार है बेचारी, दवा के लिए कुछ नहीं है। वो आदमी नफरत से उसे हकालता रहा, लेकिन गुलजारी न सिर्फ उसके कदमों में बैठ गई बल्कि उसके दोनों पांव भी पकड़ लिए। एक तरह से गुलजारी उस आदमी से चिमट गई थी। उसकी तमाम तर तवज्जो उस शख्स की तरफ थी, उसका रुख मेरी तरफ नहीं था। मैं पहले तो आहिस्ता आहिस्ता पीछे की तरफ खसकती रही और फिर मैंने जरा फासले से रोड क्रॉस कर लिया। दूसरी तरफ के फुटपाथ पर भी भीड़ थी। उस भीड़ में गुलजारी की नजरों से ओझल हो जाना ज्यादा मुश्किल नहीं था। फुटपाथ के करीब से गुजरते हुए रिक्शे में सवार होने में मुझे कोई दुश्वारी नहीं हुई। ड्राइवर ने सवाल किया, पैसे हैं तेरे पास? मैंने कहा, बहुत पैसे हैं, तुम चलो, मैंने बारीक आवाज में कहा। लहजे को मैंने अच्छा रखने की कोशिश की। मैंने कहा, बस चलते रहो। थोड़ी देर बाद ही रिक्शा हवा से बातें करने लगा। बहुत दूर जाकर मैंने रिक्शा रुकवाया। रिक्शे से उतरने के बाद मैंने ड्राइवर के करीब जाकर रोते हुए कहा, भाई मैं बहुत मजलूम औरत हूँ, मेरे पास कुछ भी नहीं है, तुमने मुझे दुश्मनों से बचाया, मैं तुम्हारा एहसान कभी नहीं भूलूंगी। रिक्शे वाले ने मुझसे पूछा, क्या तुम भीख मांगती हो? मैंने कहा, नहीं, लेकिन भीख मांगने पर मुझे मजबूर किया जा रहा है। मैंने बारीक सी आवाज को तेज बनाने की कोशिश करते हुए कहा, मेरी आवाज ऐसी नहीं थी, मेरा पाँव भी ऐसा नहीं था, ये सब बना दिया गया है, मुझ पर बड़ा जुल्म हुआ है। रिक्शा वाले ने पूछा, तुम नौकरी करोगी? मैंने कहा, हाँ करूंगी, लेकिन इज्जत की नौकरी। इज्जत की नौकरी कहते हुए मेरे आंसू छलक गए, इसलिए कि अब इज्जत जैसी अनमोल शय मेरे पास थी ही नहीं। फिर भी मुझे इज्जत की नौकरी और इज्जत की रोटी की जरूरत थी। रिक्शा ड्राइवर थोड़ी देर तक मुझे गौर से देखता रहा, फिर बोला, आजकल किसी पर भरोसा करना पाप है, लेकिन पता नहीं क्यों मेरा दिल कहता है तू धोखा नहीं देगी। मैं तुझे इज्जत की रोटी, कपड़ा और रहने की जगह दे सकता हूँ, इसके बदले में तुझे मेरी माँ की सेवा करनी पड़ेगी। मेरी माँ को फालिज है, अगर मंजूर है तो बैठ जा रिक्शे में। मुझे अब अपना कुछ लुटने और खो जाने का खतरा तो था नहीं, इसलिए रिक्शे में बिना किसी डर के बैठ गई। 15 से 20 मिनट बाद ही मैं रिक्शा ड्राइवर के घर में उसकी फालिज ज़दा माँ की चारपाई के करीब बैठी हुई थी। रिक्शा ड्राइवर मनोहर की माँ 2 महीने से ज्यादा जिंदा नहीं रही, लेकिन मरने से पहले उसने अपने बेटे मनोहर से मुझे शादी करने पर मजबूर किया था। मनोहर बहुत अच्छा आदमी और पति है। यही वजह है कि मैं पिछले 7 साल से उसके साथ शादी करके रह रही हूँ। उसके सिवा मेरे सामने कोई रास्ता भी तो नहीं था।